बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो और आज सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का हम एक लेक्चर करने जा रहे हैं, ठीक है। स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए है, मेरे के लिए, और वैसे भी रिकमेंडेड है थोड़ा सा। तो ये लेक्चर हम जो करने जा रहे हैं, इसका टॉपिक का नेम है एनालिसिस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन। So first thing we should know that what is meant by the elastic strain। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप इलास्टिक स्ट्रेन की बात करो तो इलास्टिक स्ट्रेन होता क्या है। ये हमारे पास इलास्टिक स्ट्रेन जो है ये वो लिमिट है ऑफ इलास्टिसिटी कह लो up to which the object rebound and regain its initial condition when load is removed from it। यानी वो लिमिट के जिसके ऊपर जहाँ तक ऑब्जेक्ट को आप लेके जाते हो, और ऑब्जेक्ट को लेके जाने के बाद होगा क्या कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लोड लगाया, उसकी ज्योमेट्री, उसका वॉल्यूम या लेंथ, कोई एक चीज़ चेंज हुई, तो जैसे ही लोड को हमने हटाया वहाँ से, तो क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो दोबारा अपनी कंडीशन को रीगेन कर लेता है। और अगर वो रीगेन नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसने यील्ड लिमिट अडॉप्ट कर ली है, कि जिसके बाद अब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि आपके पास सिर्फ उसकी डिफॉर्मेशन होगी। अब इलास्टिक स्ट्रेन का जो है फिज़िकल मीनिंग सही अंदाज के अंदर समझने के लिए मैं ये कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास एक क्रिस्टल है और वो क्रिस्टल जो है हमारे पास वो है, क्या हम कंसीडर करते थे, पीरियोडिक रे ऑफ एटम। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे क्रिस्टल की जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, क्रिस्टल की, उनको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास ये एक होमोजीनियस कॉन्टिन्यूस मीडियम है। अच्छा, होमोजीनियस कॉन्टिन्यूस मीडियम ये है कि वो मीडियम जिसके अंदर प्रॉपर्टी जो है किसी मटेरियल की वो सेम रहेंगी थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। यानी पूरे वॉल्यूम के अंदर हर जगह पे ये जो क्रिस्टल है जिसकी हम इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ फाइंड करने जा रहे हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल जो हैं वो सेम रहेंगी, यूनिफॉर्म रहेंगी। तो इस तरह के क्रिस्टल को, इस तरह के मीडियम को कि जिसके अंदर मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सेम रहें, उसको हम कहते होते हैं होमोजीनियस कॉन्टिन्यूस मीडियम, ठीक है। उसके बाद अब हमने होमोजीनियस, ये कब तक होमोजीनियस कॉन्टिन्यूस मीडियम होगा, कि जब तक हमारे पास कोई वेव जो है वो इलास्टिक वेव प्रोड्यूस होती रहेंगी, इस क्रिस्टल के थ्रू इलास्टिक वेव्स प्रोड्यूस होती रहेंगी। इलास्टिक वेव से क्रिस्टल का क्या ताल्लुक, देखें हमने यहाँ पे एक होमोजीनियस कॉन्टिन्यूस मीडियम इसको डिफाइन किया। जब इस होमोजीनियस कॉन्टिन्यूस मीडियम के अंदर आपके पास लेंथ का चेंज आएगा, यानी शीयर मोशन होगी। शीयर मोशन का मतलब कि जब आपके पास लेंथ हमारे पास कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, जब वो शीयर मोशन होगी, उस शीयर मोशन की वजह से कोई मीडियम जो है वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा और यहाँ वाले एटम जो है एनर्जी सप्लाई करेंगे यहाँ। इसका मतलब है कि आपके पास शीयर मोशन की वजह से एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और मटेरियल के अंदर जो है आपके पास एनर्जी ट्रांसपोर्ट होने के साथ मीडियम के अंदर
एक डिस्टरबेंस भी क्रिएट हो रही है और यही इलास्टिक वेव, यही वेव होती है। अब इसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, सिर्फ शीयर मोशन की वजह से, शीयर डिस्टरबेंस की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं किसी क्रिस्टल के अंदर, वो आपके पास किसको जनरेट करती हैं? इलास्टिक वेव्स को। इनका एनालिसिस हम अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर जा करेंगे। अभी इसका मतलब है कि जब हमारे पास वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻6 हो, सॉरी लेस देन 10⁻⁻6 सेंटीमीटर हो, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10⁻11 या 10⁻12। अब ये फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से निकाल सकते हो किस तरह से? F = c/λ। तो ये आप यहाँ से निकालोगे तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। ओके, अब आपके पास इलास्टिक वेव जो है वो कब प्रोड्यूस हुई है वो भी बता दिया। अब अगली बात जो है हमारे पास वो ये है कि आपने बात अगली करनी है कि हुक्स लॉ क्या है, क्योंकि स्ट्रेन के ऊपर आ रहे हो, कंडीशंस वेरी कर सकती हैं, कंडीशन की फिक्र नहीं करते। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ हमारे पास वो लॉ है कि जो ये कहता है कि अगर इलास्टिक लिमिट्स हमारे पास हैं, इलास्टिक लिमिट्स मौजूद हैं कि मटेरियल अब रिबाउंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ऐसी कंडीशन के अंदर जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। ठीक है, यानी आपके पास F/A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ΔL/L। ये कब तक वैलिड है? जब तक आपके पास इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, और जैसे ही इलास्टिक लिमिट से आप बियॉन्ड जाओगे तो आपके पास ऐसा रीजन जहाँ पे इलास्टिक लिमिट्स फुलफिल नहीं होती, उस रीजन को, उससे बियॉन्ड जाके आप जो रीजन प्रोड्यूस होता है उस रीजन को आप कहते हो नॉन लीनियर रीजन। यानी ऐसा रीजन कि जिसके अंदर आपके पास इलास्टिक लिमिट्स यानी स्ट्रेन का जो बिहेवियर है वो नॉन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये जो चीज़ है ये इस रीजन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपके पास स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और आप क्या देखोगे कि आपके पास जो स्ट्रेस है वो अब स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रही। इसकी जो आपके पास स्ट्रेन के कंपोनेंट्स हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, वो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं EXX, EYY, EZZ, EYZ, EZX और EXY। ये आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो 6 मैंने फैक्टर्स लिखे हैं, ये फैक्टर्स हमारे पास कहलाते हैं स्ट्रेन कंपोनेंट। ये हमारे पास क्या होंगे? स्ट्रेन कंपोनेंट। ठीक है जी। अब स्ट्रेन कंपोनेंट्स क्या करेंगे? स्ट्रेन कंपोनेंट्स आपको बताएंगे कि इस वक्त किसी क्रिस्टल के अंदर किस डायरेक्शन, किस डायमेंशन के अलोंग हमारे पास क्या हो रहा है, जो ज्योमेट्री है उसका चेंज आ रहा है। अब इसमें ये कैसे बताएंगे? इसकी एक एग्जांपल बताने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि हम यहाँ पे कंडीशन जो हमने लगाई हैं इसके अंदर से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं किसको? इलास्टिक स्ट्रेन को, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक चेंज को। यानी आइसोथर्मल स्ट्रेस भी नहीं आ रही और जो एडियाबैटिक एंट्रोपी है वो भी नहीं आ रही। यानी आइसोथर्मल का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास जो टेम्परेचर है उसके वेरी करने की वजह से कोई दूसरी वेरिएशन नहीं आ रही, उसकी वजह उसका स्ट्रक्चर के ऊपर हम इफेक्ट नहीं देख रहे, हम सिर्फ इफेक्ट देख रहे हैं जो ओवरऑल हमारे पास कोई भी आम सिंपल स्ट्रेस लगी है उसका। अब आपके पास अगली जो बात है वो ये है कि अब आपके पास ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है, ये y है और ये z है। अब इसके x, y और z जो हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अब ये ऑर्थोगोनल अगर होंगे तो यहाँ इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा हर 2 डायमेंशंस के दरमियान। ठीक है, ये था जो x, y, z थे, ये हमारे पास बिफोर एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस है। ठीक है, ये बिफोर एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस है। अब यहाँ पे इसके ऊपर हमने एक स्ट्रेस अप्लाई की। जब स्ट्रेस अप्लाई की तो क्या होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हमारे पास बिल्कुल यहाँ से डाइवर्ट हो जाएंगे। ये आपके पास y है, ये बिल्कुल बैक पे चला गया। अब आपके पास यहाँ पे जो x है ये भी उसी लिहाज से, और ये z।
अब ये जो हमारे पास एक्स वाई जी बने हैं ये हमारे पास है इंजीनियर्ड एक्सिस। यानी इंजीनियर्ड एक्सिस का मतलब ये है कि ये हमारे पास बिफोर के, ये बिफोर था, ये आफ्टर एप्लीकेशन है, यानी जब हमने स्ट्रेस उसके ऊपर लगा दी। तो अब हमने करना क्या है, हमने इसके रिलेशनशिप फाइंड करना है कि बिफोर और जो हमारे पास आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस जो हमारे पास प्रोडक्शन हुई है एक्सिस के अंदर, उनके अंदर एक रिलेशन क्या है। तो रिलेशन की डेरिवेशन पूरी जो है वो करने से तो हम रहे इस वक्त, हम सिर्फ इसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिलेशन है वो देख लेते हैं। एक्स कट इज इक्वल टू 1 पाई एक्स 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 डैट प्लस ई एक्स वाई वाई प्लस ई एक्स जी जी एक्सिस, और y के लिए इसी तरह से ये कैसे आया वो भी बताते हैं। वाई एक्स एक्स प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स, और ये क्या बनेगा y प्लस वाई जी जी, और z के लिए क्या है, z के लिए बनेगा e एप्सिलॉन जी एक्स एक्स प्लस जी वाई वाई प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन जी, और ये भी हमारे पास जी है। ठीक है, अब इसमें जो प्रोसेस किया है उसका एक सिंपल मैं आखिरी स्टेप जो है वो कर देता हूँ। वो ये था कि आपने मैट्रिक्स लिया, वॉल्यूमेट्रिक मैट्रिक्स लिया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था आपके पास डिफॉर्मेशन ऑफ थ्रू अलोंग द डायगोनल एंड नॉन ऑफ डायगोनल। ये आपके पास E12 और यहाँ पे क्या बनेगा E12 1 3, इस तरह से E21 1 प्लस E22 और 1/2 E23 1/2 E31 1/2 E32 और 1 प्लस E33। अब ये जो हमारे पास रिलेशन बना है, इस रिलेशन की वजह से यहाँ पे ये वैल्यू आई है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो ये डेफिनेटली 1 एक्सिस होगा, इसके सामने एक्स वाई जी भी तो होंगे ना। ठीक है, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि ये हमारे वैसे भी सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ इसको समझेंगे कि ये क्या बता रहा है। अब देखो ये एक्स डैश बता रहा है कि आपके पास जो चेंज आया है, जो आपके पास एक्सिस की स्ट्रेस है, यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो मोस्टली अलोंग द एक्स एक्सिस है, लेकिन उसका कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो वाई और जी के ऊपर भी पड़ा। इसी तरह वाई के अलोंग अगर स्ट्रेस लगाते हैं तो वो पूरे का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्स और जी के ऊपर भी चेंज हो रहा है। इसी तरह जी के अलोंग तो ये एक्स और आपके पास वाई के लॉन्ग भी चेंज होगा। ठीक है जी, अब आपके पास इसका मतलब है कि जो स्ट्रेस लगा रही है उसकी वजह से हर डायमेंशन ऑफ द क्रिस्टल पूरे के पूरे, मैंने जैसे बात की थी कि होमोजेनियस मीडियम की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे होमोजेनियस मीडियम की वो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि आपके पास हर एंड के ऊपर कुछ ना कुछ चेंज, आप स्ट्रेस किसी एक एंड पे लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास का फ़र्क आ रहा है, इसका सिर्फ इतना रीज़न है कि आपके पास ये जो 1 का फैक्टर आ रहा है, ये बता रहा है कि हमने जो स्ट्रेस है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, दिस पर्टिकुलर एक्सिस लगाई है, और यहाँ पे उसके अंदर जो चेंज है वो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे y, यहाँ पे z के लॉन्ग है ना। ठीक है जी, अब आपके पास एक बात आपने याद रखनी है कि आपके जो ये जो आपने ट्रांसफॉर्म्ड एक्सिस लिखे हैं, जो आपने इंजीनियर्ड एक्सिस लिखे हैं, इनकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ग्रेटर आनी चाहिए, 1 से ग्रेटर आनी चाहिए। अब कैसे, अब एक बात याद रखिएगा कि आपके पास ये जो हैं ये सारे के सारे एक दूसरे एक्सिस के ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्शन फॉल करवा रहे हैं। एक एक्स हमारे पास जब फॉल करवा रहा है तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है एक्स डैश, जो हमारे पास वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। कैसे आएगी ये हम कर लेते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं दूसरे के साथ, तो क्या बनेगा 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस एक्स वाई और वाई प्लस एक्स जी, तो जी डॉट, इसी तरह से ये सारी टर्म दोबारा लिख लें, एक्स 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 प्लस एक्स वाई वाई एक्स प्लस
एक्स जी, ठीक है, और ये लॉन्ग जी। अब जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, डॉट प्रोडक्ट मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे से करना आता है, ठीक है। ये स्केयर आ जाएगा, ये हमारे पास क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इस यूनिट वेक्टर के साथ ये 1 हो जाएगा। इसी तरह प्लस एप्सिलॉन प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स जी का स्केयर। ये जो आपके पास टर्म बनी है, एक टर्म जो एंड में हमारे पास आंसर आता है, वो आंसर आएगा, ये सारी टर्म अगर निकाल दो बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस सो ऑन फॉर एक्स डैश, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो आपके पास 1 का फैक्टर है वो तो वैसे ही हमें मिल गया है, कहाँ से, एक पर्टिकुलर एक्सेस के ऊपर कोई स्ट्रेन लगाने से। तो जो यहाँ पे बात बनी है वो क्या बनी है कि आपके पास जो ए एक्स एक्स बना है, वो अगला जो फैक्टर है वो बता रहा है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी ऐड अप होंगी, कहाँ से, आपके पुराने एक्सेस से। पुराने एक्सेस के अंदर ज्योमेट्री के अंदर जो आपके पास स्ट्रेन कंपोनेंट ओरिजिनल था, सॉरी, इसका मतलब यह है कि अब आपके पास 1 फैक्टर वहाँ से आया क्योंकि वो यूनिट वेक्टर था, और ये जो एक्स अगले फैक्टर्स आ रहे हैं ये सारे के सारे फ्रैक्शनल चेंज हैं, किसके, ऑफ फ्रैक्शनल चेंजेस ऑफ एक्स वाई जी, यानी इनके अंदर जो आपके पास फ्रैक्शनल चेंज आया है, जो आपके पास परसेंटेज वाइज चेंज आ रहा है, वो हमारे पास ये सारी टर्म्स आ रही हैं, ठीक है जी। अब आपके पास आपने कुछ वैल्यू, एक बात याद रखनी है कि आपके पास जो ई एक्स है, जो आपके पास ये जो वैल्यू बन रही है ई एक्स एक्स ये किसके इक्वल होता है, पार्टिकल यू ओवर एक्स। ये यू जो है ये कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रेन है, ये कहाँ पे है, अलोंग द एक्स एक्सिस। और इसी तरह से अगर ई वाई वाई की बात करूँ तो वो क्या बनेगा, बनेगा डी वी ओवर डी वाई, ठीक है। इसी तरह अगर जी की बात करता हूँ तो आपने अब दूसरा जो डिफरेंट है आपके पास कि एक्स वाई क्या होगा, ई एक्स वाई क्या होगा, वो हमारे पास वैल्यू होगी वी एक्स वाई। ई एक्स वाई निकालने का तरीका ये है कि आपने एक्स डॉट वाई की वैल्यू ले लेनी है, ठीक है, एक्स डॉट वाई, यहाँ पे एक्स एक्स, यहाँ पे वाई वाई, यहाँ पे जी जी होगा, यहाँ पे एक्स डॉट वाई लेंगे तो आपके पास ये बन जाएगी 2x वाई, ठीक है, ये बन जाएगी 2 वी एक्स वाई, ठीक। अब इसमें आपके पास मैं आपको बता देता हूँ कि ये चेंज इसमें हो रहा है तो इसका कोफिशिएंट आएगा ऐसे, सॉरी, चेंज आ रहा होगा u के लिहाज से और y का, और v के अंदर चेंज आ रहा होगा x का, यानी जो x एक्सिस के लॉन्ग अब प्रोजेक्शन है तो डेफिनेटली प्रोजेक्शन हर एक्सिस के लॉन्ग कोई ना कोई चेंज, थोड़ी सी वैल्यू बता देगी, ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास कि डिफॉर्मेशन का इफेक्ट क्या होता है किसी भी किसके ऊपर, इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन जो है किसी क्रिस्टल के एटम के ऊपर क्या आ रहा है, वो डिफॉर्मेशन का इफेक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑन ऑफ एन एटम, यानी पहले हमने ये जो बातें की हैं ये सारी की सारी ओवरऑल क्रिस्टल की बात हो रही थी। अब हम सिर्फ पर्टिकुलर एक एटम उस क्रिस्टल में से लेते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कि आपके पास कोई डिफॉर्मेशन का इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑन एटम, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई ये एक्स, ये प्लेन है, सॉरी स्पेस है, उस स्पेस के अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। हम क्या करते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं, इसके लॉन्ग हमारे पास कोई एटम जो है आर वेक्टर पॉइंट पी के ऊपर पड़ा हुआ है, कोई एटम इस पी पॉइंट के ऊपर पड़ा। जैसे ही हमने इसके ऊपर कोई डिफॉर्मेशन फोर्स लगाई, डिफॉर्मेशन जैसे बताया कि होगा क्या कि आपके पास जो एटम है वो अपनी पोजीशन से डिवर्ट कर जाएगा और ऐसे पॉइंट पे ऊपर आ जाएगा कि वो बिल्कुल एक्स वाई और जी के सामने आ जाए, यानी उसके लिहाज से उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो जो यहाँ पे था, ये जो स्टार्ट पे था, यहाँ पे ओरिजिनली एटम पड़ा हुआ है आर डिस्टेंस टू ओरिजिन एटम, उस ओरिजिन एटम से आर डिस्टेंस के ऊपर, तो उसका जो एटम का फासला है, जो पोजीशन है, वो बन जाएगी एक्स
एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जी, जी। और अगर उसकी आफ्टर फोर्स बात करते हैं, आफ्टर फोर्स नहीं, आफ्टर स्ट्रेस बात करते हैं, तो क्या होगा कि पोजीशन जो है वो चेंज होके किस में आ जाएगी, एक्स कट प्लस वाई, वाई कट प्लस जी, जी कट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एटम ने अपनी पोजीशन को आफ्टर डिफॉर्मेशन चेंज किया है, यानी वो लेटेस्ट के साथ शिफ्ट हो गई है किसी नए पॉइंट के ऊपर। वो कितनी शिफ्ट हुई है वो हमें बताएगा आर वेक्टर, जो कि डिफॉर्मेशन वेक्टर कहलाता है। ये बन जाएगा कट माइनस आर, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास सॉल्व करने से आएगी, एक्स, ये मैग्नीट्यूड है, एक्स कट माइनस एक्स प्लस वाई मैग्नीट्यूड, वाई कट वाई, ठीक है, और प्लस जी, जी कट माइनस, या हम यहीं पे लिखेंगे, हमने इसको सजा दिया कि तुम रास्ते में क्यों आए हो। अब इसकी बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, लेकिन उस डेरिवेशंस के अंदर मैं मेन दो स्टेप्स 3 करना हूँ और बाकी स्टेप्स आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने एक्स को कॉमन लिया, उसके अंदर एक्स डैश की वैल्यू जो आपके पास मौजूद है वो आपने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगी, माइनस, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखी भी होगी, मुझे याद आ रही है, थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, यादाश्त कहीं ना घूमने चली जाती है कभी कभी, आ रहे हैं आप, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, x, और माइनस इसमें से x भी हो रहा है। इसी तरह से प्लस y की बात कर रहे हैं, y की बात करेंगे तो क्या बनेगा, वाई एक्स, एक्स प्लस 1 प्लस ई वाई वाई, वाई प्लस वाई जी, ठीक है, माइनस वाई, ठीक, यहाँ पे जी आ गया। और प्लस अगर जी की बात करता हूँ तो जी यूनिट वेक्टर, जी मैग्नीट्यूड, और दोबारा से वही चीज़ 1 प्लस, सॉरी 1 ही आएगा, ई जी एक्स, एक्स प्लस जी वाई, वाई प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन जी। एप्सिलॉन कैसे शो कर रहा है, स्ट्रेन कंपोनेंट को, वो वैसे जहाँ पे मैंने बताया हुआ है। अब आपके पास ये हमारे पास जी बन गया। अब यहाँ से आपने सिंपली करना क्या है, करने वाला काम मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे x जो है वो कॉमन ले लेने हैं, यहाँ पे x कॉमन लेंगे, फिर y कॉमन लेंगे और z कॉमन लेंगे, तो आपके पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, और क्या बनेगा, एक्स वाई, वाई प्लस एक्स जी, जी, ठीक है। और इसी तरह से y के लिए यहाँ पे x भी लिख दो साथ। जो y के लिए बनेगी वो क्या है, y के लिए हमारे पास टर्म बनेगी एप्सिलॉन वाई एक्स, एक्स, ठीक है, प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन वाई, वाई माइनस 1, और इसके साथ क्या आएगा, y, ठीक है जी, प्लस एप्सिलॉन वाई जी, जी, ठीक है, और इसके साथ बाहर मल्टीप्लाई क्या होगा, y, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट पे बच रहा है वो हमारे पास बचेगा z, ठीक, ये सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, ये सिंपली उसकी मैग्नीट्यूड है। ये आपके पास z है तो z के लिए क्या बनेगा, ई जी एक्स, एक्स प्लस ई जी वाई, वाई प्लस 1 प्लस ई एप्सिलॉन जी और z माइनस 1। जब आप यहाँ पे कट कटाएंगे, कट कटाने के बाद सॉल्व करेंगे, x वाले एक जगह पे इकट्ठे, x जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर वाले वो एक जगह पे इकट्ठे कर लेंगे, y यूनिट वेक्टर वाले एक जगह पे इकट्ठे कर लेंगे, तो आपके पास जो फाइनल रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि x यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू x ई एक्स एक्स, ठीक है, प्लस वाई ई एक्स वाई, ई वाई एक्स, और प्लस जी एप्सिलॉन जी, जी एक्स प्लस वाई यूनिट वेक्टर, और वाई यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ रहा है, एक्स ई
एक्स वाई प्लस वाई ई वाई प्लस जी ई जी वाई, ठीक है जी। प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एप्सलॉन एक्स जी प्लस वाई एप्सलॉन वाई जी प्लस जी एप्सलॉन जी जी। तो ये हमारे पास वैल्यूज बन गई हैं। इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी अगर गलती को चाहिए वो देख लीजिएगा, और ठीक है। तो अब जो हमारे पास टर्म है, हम इस सारी टर्म को u का नाम दे लेते हैं। यानी ये हमारे पास पूरी की पूरी जो टर्म है इसको हम क्या कह देते हैं, u। इस पूरी टर्म को हम v का नाम दे लेते हैं, इसको हम ओमेगा का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो डिफॉर्मेशन वेक्टर बनेगा वो किसके इक्वल आएगा, r इज इक्वल टू u और x यूनिट वेक्टर प्लस v और y यूनिट वेक्टर प्लस ओमेगा और z यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि आपकी ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये आपको क्या बता रहे हैं कि आपकी जो डिफॉर्मेशन है वो तीनों एक्सिस के लॉन्ग तकरीबन इक्वली आई है, ठीक है। एक जितनी डिफॉर्मेशन आई है, सिर्फ हुआ क्या है कि x के लिहाज से डिफॉर्मेशन डिफरेंट है, y के लिहाज से डिफरेंट है और z के लिहाज से डिफरेंट है। सिर्फ वो भी इसलिए कि एक्सिस की वजह से ज्योमेट्री थोड़ी सी वहाँ पर डिफरेंट नज़र आ रही है। तो अब हमारे पास अगर तो ये जो सारा का सारा हमने सॉल्व किया है, ये हमारे पास था यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशंस के लिए। यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास हर पॉइंट के ऊपर इक्वल स्ट्रेस लग रही है और इक्वल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं होती, अगर आपके पास डिफॉर्मेशन नॉन यूनिफॉर्म आ जाती है, तो आपका क्या होगा, ये r जो है ये 0। अब हम वो पॉइंट कंसीडर करेंगे जो इस r इज इक्वल टू 0 के नज़दीक होगा। जब इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा r 0। तो अब आपने करना क्या है कि ये सारी के सारी टर्म के अंदर हमने यहाँ पे टेलर एक्सपेंशन लगानी है। टेलर एक्सपेंशन क्या बताती है, वो कहती है ई एक्स एक्स इज इक्वल टू यू ओवर एक्स और ई वाई एक्स इज इक्वल टू डी यू ओवर वाई, ठीक है। इसी तरह से अगर ई एक्स एक्स की बात कर रहा है तो वो बन जाएगा यू ओवर एक्स के साथ एक्स, ये हमारे पास y के लिए। इसी तरह से यहाँ पे y ई वाई वाई का मतलब y डी वी ओवर डी वाई, ये भी v है जी, ठीक है। राइटिंग मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी है तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। और बाकी हमने x डैश y की वैल्यूज़ निकालनी सीखी हैं, वो हमने आपको बता दी हैं कि कैसे निकालनी है। x y की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, x y और इसी तरह से y z की वैल्यू क्या होगी, y का डॉट z। अगर z x हो तो क्या होगा, z डॉट x। अब यहाँ पे इन तीनों टर्म्स को देख के आपके जहन में एक चीज़ आनी चाहिए, आप बेसिक मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं, बेसिक फिजिक्स भी नहीं पढ़ रहे, आपको ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो डिफॉर्मेशन हो रही है एक्सिस के अंदर, वो दो एक्सिस रेलिवेंट हैं एक दूसरे के। रेलिवेंट कैसे हैं कि आपके पास किसी एक एक्सिस के लॉन्ग होने वाली स्ट्रेन जो है वो प्रोजेक्टेड है ऑन द अदर एक्सिस, यानी दो एक्सिस के दरमियान म्यूचुअल कोऑपरेशन है। किस केस के अंदर, स्ट्रेन के केस के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, आप ही नहीं करना है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा ये आपके पास एक्स वाई नहीं है, यहाँ पे आपने इसको ई का नाम देना, लेकिन कोई बात नहीं है, ये स्ट्रेन ही है दोनों। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन बनेगा ये एक्स वाई, ये 2 बने वाई जी 2 जी एक्स। परेशानी होना कि ये दो स्ट्रेन्स के दरमियान में एक जैसी इक्वल वैल्यू नहीं आई। तो ये इसलिए नहीं आई क्योंकि आपके पास जो ऑफ द डायगोनल होते हैं, जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, उन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्रिस्टल के लिए जो डिफरेंस होता है वो 1/2 का होता है दो स्ट्रेन्स के दरमियान में, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो स्ट्रेन है ये आपके पास स्ट्रेन कंपोनेंट है, और ये वो कंपोनेंट है जो किसी लोकल स्ट्रेन का है जिसके साथ हमने इस वैल्यू को कंपेयर किया।
इस वैल्यू को कंपेयर किया लोकल स्ट्रेन का मतलब ये है कि लोकल स्ट्रेन हमारे पास वहाँ इंक्लूड की जाती है किसी लेटस के अंदर जहाँ पे एक एटम है दो तरह से, सोल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट एटम, उनके साइज के दरमियान जब मिसमैचिंग आती है तो उनकी जो ज्योमेट्री है उस ज्योमेट्री को आप जो कवर अप करने के लिए करते हो वो आप क्या करते हो, वो आप यही प्रोसेस करते हो। ठीक है, अब आपके पास अगली बात जो है वो ये है कि आपने ए अल्फा बीटा की बात नहीं की। ए अल्फा बीटा जो है ये हमारे पास स्ट्रेन कंपोनेंट ये कितने हैं, 6 जो मैंने स्टार्ट के ऊपर लिखे थे। अब 6 की बजाय वो 9 होने चाहिए थे क्योंकि एक्स वाई वाई इस तरह से भी हो सकता था, लेकिन हमने वो सिमेट्री के लिहाज से क्यूब के अंदर एक सिमेट्रिक शेप के लिहाज से हमने उसको सॉल्व किया। अब आपके पास अल्फा बीटा का मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रेन है। अब यहाँ पे एक हमने और काम किया है कि हमने कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए इस टर्म को निगलेक्ट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये सॉल्यूशन के बाद सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, एक करके बता दिया है, बाकी तो आप कर ही सकते हो। इसके अंदर सिर्फ ये वाली टर्म्स, ये सिर्फ इसलिए कि कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे, लोकल स्ट्रेन कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे मौजूद ना रहे। ये जो कोफिशिएंट है ये लोकल स्ट्रेन का है और ये हमारे पास पूरे का पूरा बता रहा है किसके बारे में, स्ट्रेन के बारे में, किसी बॉडी के अंदर होने वाली स्ट्रेन के बारे में। किस तरह से बता रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि आप वो बता रहा है एक्स वाई के लॉन्ग स्ट्रेन जो है वो म्यूचुअल है वाई और जी के दरमियान और जी एक्स, यानी इस तरह से एक क्रिस्टल के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस होती है तो पूरी की पूरी ज्योमेट्री उसके अंदर चेंज होने का, चेंज क्यों होती है, वो इस वजह से होती है कि उसके जो स्ट्रेन कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब आपके पास अल्फा बीटा जो है इसका मतलब है ये टेंसर नहीं है, पहली बात तो। अब इसके बाद दूसरी बात इसकी सिग्निफिकेंस, क्योंकि अगर मैं इसको लिखता हूँ आई जे और अगर ये हमारे पास आई जे के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है ये आपको बता रहा है, स्ट्रेन कंपोनेंट है तो ये आपको बताएगा लीनियर स्ट्रेन के बारे में, या इसको आप कह लो डायलेशन के बारे में। अगला यही टॉपिक है हमारा, डायलेशन ही। ठीक है, ये बटा नहीं है, डायलेशन के बारे में। डायलेशन क्या है कि आपके पास जो इंक्रीज हुआ है किसी भी वॉल्यूम के अंदर, जो फ्रैक्शनल इंक्रीशन के रिस्पांस के अंदर किसी क्रिस्टल के अंदर होने वाला जो फ्रैक्शनल चेंज है, जो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है, उसको आप क्या कहते हो, डायलेशन। अब लीनियर स्ट्रेन है तो ये जो आई जे है ये हमें बता रहा है सिर्फ और सिर्फ कौन से एलिमेंट, डायगोनल। आपने देखा होगा एक बात कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो इस पूरे टॉपिक के अंदर है, डायगोनल जब आ गए तो इसका मतलब है हम मैट्रिक्स के साथ थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। मैट्रिक्स हमारे पास इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी इनफाइनाइट बेसिस को फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस के अंदर कन्वर्ट करके उसके पूरे क्रिस्टल को, यानी सिमेट्री यूज़ करेंगे ना, एक एक्स वाई है तो हम वाई जी को बिल्कुल वाई एक्स को इसी तरह का कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम सिमेट्री एलिमेंट्स उसके अंदर कंसीडर करके वो एलिमेंट, वो पोर्शन निकाल देते हैं जो आपके पास सिमेट्रिक हैं, बाकी एक दफ़ा उसको लिख लेंगे। अब वो बता देगा कि इसका बिहेवियर ऑन द दिस साइड ऑफ पेज ये है तो इस साइड के ऊपर भी यही पेज होगा, यही इफेक्ट होगा ड्यू टू सिमेट्री। अब यहाँ पे अगर आपके पास यही आई जे जो है ये आई क्रॉस जे हो तो ये हमारे पास ऑफ डायगोनल है, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपको बताते हैं शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में। ये क्या मतलब, इसका मतलब ये है वो आपको ये बताएंगे कि किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर, किसी पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर आपके पास जो स्ट्रेन है, उस जो लेंथ है किसी ज्योमेट्री चेंज हुई है, जो ज्योमेट्री का चेंज आया है, ज्योमेट्री का चेंज आया ड्यू टू लेंथ, वो क्या है। अब ये ज्योमेट्री का चेंज कैसे बताएगा, तो ये बताएगा कि आपके पास ये जो आई जे होता है ये हमने यहाँ से पढ़ा, ये हाफ है इसका। ठीक है, अब ये क्यों हाफ है, ये इसलिए हाफ है कि आपके पास यहाँ पे दो एक्सिस के दरमियान बनने वाला एंगल, यानी दो प्रोजेक्शंस के दरमियान, दो पर्टिकुलर एक्सिस के दरमियान बनने वाले एंगल के ऊपर आपके पास जो स्ट्रेन कंपोनेंट है वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डायलेशन।
जैसे मैंने पहले कहा कि डायलेशन हमारे पास वो फ्रैक्शनल चेंज है जो किसी पर्टिकुलर जो डिफॉर्मेशन के रिस्पांस के अंदर इंक्रीज आता है ना किसी वॉल्यूम के अंदर, उस वॉल्यूम के इंक्रीज को क्या कहते हैं, डायलेशन कहते हैं। ठीक है जी। अब डायलेशन जो हमारे पास है ये नेगेटिव वैल्यू देता है फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स। ठीक है। अब डायलेशन निकालनी हो तो कैसे करोगे, आप इसको सिंपली ट्रिपल प्रोडक्ट ले लोगे डिफॉर्म्ड एक्सिस के दरमियान में और उसको कंपेयर कर लोगे ओरिजिनल के साथ। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो किस तरह लिख सकता हूँ, एक्स जो हमारे पास ये बनेगा ए एक्स एक्स, ई एक्स वाई, ई एक्स जी, और इसी तरह से ई वाई एक्स, ई वन प्लस ई वाई वाई प्लस ई वाई जी। स्टार्ट में अगर मैंने मैट्रिक्स को वी वाला जो मैट्रिक्स था उसको इसकी बजाय लिखा है, यानी वहाँ पे एप्सिलॉन है तो यहाँ 1/2, वो 1/2 तब लिखेगा, सॉरी यहीं पे लिखा जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ एक जनरल केस बात कर रहे हैं, ये हमारे पास जी वाई और 1 प्लस ई जी सी है। ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रैक्शनल चेंज को समझने के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो अगर इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, सॉल्व आप कर सकते हो, इसको रख के इन दोनों के दरमियान मैट्रिक्स, फिर इसको रख के इसके और इसके दरमियान, फिर इनको रख के आप ये और ये के दरमियान जो है, ये मैं क्रॉस साइन लगा देता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए करना क्या। ठीक है, अब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ए एक्स एक्स प्लस ई वाई वाई प्लस ई जी जी। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास स्ट्रेन कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जी एक्सिस भी है, लेकिन स्ट्रेन कंपोनेंट अलोंग कौन से नहीं है, एक्स वाई वाई जी और जी एक्स नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जो आपके पास वहाँ पे बताया कि वो सिमेट्रिकल हैं। तो सिमेट्रिकल होने का मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। जो वाई एक्सिस वाला बनेगा वो एक्स एक्सिस वाले को काटेगा, जो हमारे पास स्ट्रेन एक साइड में प्रोड्यूस हुई होगी वो दूसरी साइड के अंदर उसको कैंसिल आउट कर देगी। तो अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वैल्यूज़ बनी हैं वो ये वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, अब आपके पास इसका फ्रैक्शनल चेंज जो आप लोगे वो बनेगा फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और अवर वॉल्यूम। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इसको सॉल्व करोगे, ये 1 के इक्वल रख लो, 1 प्लस, क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम जो है ये देखो ना, एक्स वाई क्रॉस जी जो बनेगा 1 यूनिट लेंथ के इक्वल था, ये तीनों यूनिट लेंथ के इक्वल होंगे। एक्स एक्स प्लस ई एक्स ई वाई वाई प्लस ई जी जी डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे भी -1 भी करना है आपने। तो ये हमारे पास बन जाएगा ई एक्स एक्स प्लस ई वाई वाई प्लस ई जी जी। यहाँ पे डायलेशन जो है, अगर आपको स्टार्ट में याद हो तो मैंने वहाँ पे भी एक चीज़ इस तरह की सॉल्व की है। क्या, उस चीज़ के अंदर भी मैंने यही बात की थी कि फ्रैक्शनल चेंज है, जहाँ पे हमने मेरे ख्याल में यहीं पे कहीं पे किया होगा, मुझे अब याद नहीं आ रहा, कि वो फ्रैक्शनल चेंज की मैंने एक बात की थी। यहाँ पे भी देखो, हाँ फ्रैक्शनल चेंज फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं। अभी एक क्वेश्चन 1 मिनट बताता हूँ आपको कि जहाँ पे हमने स्ट्रेन वाला टॉपिक किया था, अब वो इसमें एक चीज़ रह गई थी जहाँ पे वो हमने ये कंपोनेंट्स प्रूव किए थे, जहाँ पे हमने लेंथ यूनिट लेंथ से ज़्यादा प्रूव किया था। वहाँ पे एक चीज़ ये भी थी कि आपके पास वो यूनिट लेंथ से ज़्यादा है, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन एक्स एक्स और एक्स वाई वाई और जी जी बने थे वो फ्रैक्शनल चेंज ऑफ एक्स वाई जी, वो मैंने बताए हैं शायद वहाँ पे ना। अब इसके बाद आता है लास्ट के ऊपर क्रॉस टॉपिक, ये आपने करना है, इसको मैट्रिक्स करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें। लास्ट पे हम एक टॉपिक कर रहे हैं, बिल्कुल स्मॉल सा सिंपल सा कंसेप्चुअल है, और इसलिए हम उसको करना ज़रूरी समझ रहे हैं। वो है हमारे पास स्ट्रेस कंपोनेंट्स। कोई चीज़ ना समझ आए, कोई पॉइंट अगर आपका क्लियर ना हो, तो उस पॉइंट के लिए आपके पास हेल्प लेने के लिए आपके पास कमेंट सेक्शन मौजूद होता है, वहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं। ये हम होगा स्ट्रेस कंपोनेंट। अच्छा जी, स्ट्रेस कंपोनेंट
कैसे हम इसको डील करने लगे। स्ट्रेस होती क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब आपके पास स्ट्रेस कितने एक्सिस के अंदर स्ट्रेन हुई है, 6 कंपोनेंट्स हैं। इसका मतलब है कि मिनिमम स्ट्रेस कंपोनेंट कितने होंगे, 6। स्ट्रेस कंपोनेंट मिनिमम कितने होंगे, 6। और वो जो स्ट्रेस कंपोनेंट होंगे वो मैं बताता हूँ कौन कौन से होंगे। एक्स अलॉन्ग एक्स, यानी डायरेक्शन एक्स है, और ये बता रहा है कैप स्मॉल के प्लेन जो है वो नॉर्मल टू एक्स है जहाँ पे फोर्स लग रही है। वाई वाई अलॉन्ग फोर्स, स्ट्रेस अलॉन्ग वाई नॉर्मल टू प्लेन वाई, फोर्स अलॉन्ग जी नॉर्मल टू प्लेन जी, एक्स सॉरी वाई जी, फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस नॉर्मल टू जी, इसी तरह से जी एक्सिस और एक्स वाई। ये आपके पास वो मिनिमम स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है। वो क्यूब जो है वो क्या कर रहा है, उस क्यूब के अंदर हम देखने लगे हैं कि आपके पास स्ट्रेस किस तरह से लग रही है। ये आपके पास एक्स कंपोनेंट है, ये वाई है और ये जी है। अब होगा क्या कि एक्स कंपोनेंट के टॉप से यहाँ पे और यहाँ से बॉटम से 2 लाइनें गुजर रही हैं, 2 स्ट्रेस वैल्यूज गुजर रही हैं। उनके मिड पॉइंट के अंदर ये जो नॉर्मल प्लेन मार रहा है ये आपके पास एक्स बन जाएगा। इसी तरह से वाई के यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये जो पॉइंट बनेगा ये आपके पास वाई वाई बनेगा। इसी तरह से जी के लिए भी आप इसको कर सकते हो। अब आपके पास जो चीज़ देखने में आ रही है कि ये देखो वही चीज़ दोहराई जा रही है। अब ये क्यों इस तरह से, ये पहली तो बात है ये सिमेट्री की वजह से, ठीक है। दूसरी बात कि आप पूरी की पूरी जो स्ट्रेस है किसी क्यूब के अंदर, किसी क्रिस्टल के ऊपर लगने वाली, अब ये वेरी करता है कि आपके पास क्रिस्टल किस तरह का है। वो आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ उसके साथ कर सकते हैं, स्ट्रेस कंपोनेंट्स के साथ। तो अगर ये जैसे जैसे ये जो आपके पास 3 क्यों रह गए हैं, ये हमने केस लिया, रिड्यूस किया इसको क्यूब की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब आपके पास होगा क्या, जब रिडक्शन करेंगे वो इसलिए करेंगे कि आपके पास 2 साइड्स के ऊपर हो रहा है सिमेट्री की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो वैनिश होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा। मतलब कि आपके पास नो मोर turning effect will be produced here. This no more turning effect will lead you to the conclusion that you have only 6 stress component instead of 9. So this is the overall first lecture of our class, and this lecture ends here. So next lecture will be uploaded soon. Thanks for watching. Allah Hafiz.